वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जैक द्वारा आयोजित 8 क्लास का विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर हम लोग देखने वाले हैं, जो 2023-24 में आने वाला है फाइनल एग्जाम में। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर दे रहा है, देखिए जैक एक मॉडल क्वेश्चन भी जारी कर दिया है और उसमें आप देख रहे हैं 1 घंटा में 50 क्वेश्चन का आंसर देना है और उसके लिए एक OMR शीट भी आपको मिलेंगे। ये OMR शीट रहेगा और OMR शीट के माध्यम से एग्ज़ाम ली जाएगी। OMR शीट में अपना हस्ताक्षर करना है, नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, परीक्षा की तिथि लिखना है। आप देखेंगे OMR शीट में क्या क्या है। आपका नाम है, रोल कोड है, अनुक्रमांक है, पंजीयन संख्या है, पंजीयन की तिथि, परीक्षा की तिथि है, परीक्षा की पाली है और इसमें आपको सभी अपने निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर भी करना है। इस OMR शीट में 50 क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है और ऑप्शन में आपको टिक भी लगाना है। सभी प्रश्न आपको बनाना है और सभी प्रश्न के लिए एक प्रश्न के लिए 1 नंबर है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए रहेंगे। OMR शीट पर जो सही होगा उसको टिक लगाना है और ये जो टिक लगाना है वो काला पेन से ही लगाना है, नीला या काला पेन दोनों में से कोई से लगा सकते हैं। बाकी आपको दूसरा पेन से नहीं, पेंसिल से नहीं, यानी कि पेंसिल यहाँ पर वर्जित है। ये लिखा हुआ है, आपके OMR शीट में लिखा हुआ रहेगा। आपके जो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे उसमें भी ये लिखा हुआ रहेगा। तो ये सारे चीज़ यहाँ पर हैं और हम लोग चलते हैं अब यहाँ पर देखते हैं कि विज्ञान जो 8 क्लास का है उसमें 50 क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, हम उसको भी बनाने वाले हैं और आपके सामने हल करके हम बताएंगे इसको और थोड़ा विस्तार से हल करके हम बताएंगे कि कैसे कैसे इसका आंसर सही होने वाला है और कौन कौन सा सवाल आएगा आपको। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा देख करके आप सही सही ऑप्शन सबका लगाइए। ठीक है, ये देखिए पहला सवाल। तो पहला सवाल है कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो क्या कहलाता है। उद्गम, रचना और कार्य वो सी होगा, सी होगा। दूसरा सवाल है एक कोशिकीय जीव कौन सा है। इनमें एक कोशिकीय जीव कौन सा है। मक्खी है, केंचुआ है, अमीबा है या तितली है। तो हम जानते हैं एक कोशिकीय जीव को किसको कहते हैं, जिसका पूरा शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, उसको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। मतलब इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अमीबा। इसका कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सवाल है कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, कौन होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा। ठीक है, कोशिका भित्ति, ऊतक, कोशिका झिल्ली, ये सभी नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कोशिका हो जाएगा। ठीक है, चौथा सवाल है कि निम्न में से अधातु कौन है। अधातु, देखिए अधातु पूछ रहा है, अधातु। ठीक है, तो अधातु कौन है। तो सल्फर है या कार्बन है या ऑक्सीजन है या इनमें सभी होगा। तो आप देख रहे हैं अधातु, तो सल्फर के अधातु ही होता है, कार्बन भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है, मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इनमें सभी, ये डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ये देखिए पांचवा सवाल, इनमें निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। धातु का उपयोग पटाखा में होता है, उर्वरक में होता है, कि खाने के बर्तन में होता है, कि इनमें सभी में होता है। तो आप जानते हैं अधातु का उपयोग, यहाँ धातु का उपयोग या अधातु का उपयोग। देखिए धातु का उपयोग पूछ रहा है, तो पटाखा में देखिए धातु का उपयोग पटाखा में भी होता है, उर्वरक में भी होता है, खाने के बर्तन में धातु का उपयोग होता है, मतलब इनमें सभी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, छठा सवाल है कि कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक, जो जिसमें से विद्युत करंट प्रवाह उत्पन्न होता है, मतलब करंट प्रवाहित होता है, तो उसको कहते हैं विद्युत का सुचालक। जैसे लोहा विद्युत का सुचालक है, तार, एल्युमिनियम तार विद्युत का सुचालक है। इसी तरह से आप देखेंगे इसमें कौन है, तो कार्बन है, फास्फोरस। इसका सही ऑप्शन क्या, कार्बन, फास्फोरस, ग्रेफाइट या सल्फर, कौन सही ऑप्शन होगा। तो कार्बन विद्युत का सुचालक नहीं है, कुचालक है। फास्फोरस भी विद्युत का कुचालक है, सल्फर भी विद्युत का कुचालक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सातवां है सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मजीव
की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नमक का, कि खाद्य तेल का, कि चीनी का, कि इनमें सभी का? आप जानते हैं सूक्ष्मजीव को वृद्धि को रोकने के लिए नमक का उपयोग भी हम लोग करते हैं। कैसे, कहाँ पर करते हैं? तो आप आम का अचार डालते हैं या नींबू का अचार डालते हैं तो उसमें सूक्ष्मजीव उत्पन्न न हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? नमक डालते हैं। इससे क्या होगा? सूक्ष्मजीव उत्पन्न नहीं होगा। उसमें हम लोग खाद्य तेल का भी उपयोग करते हैं, इससे क्या होगा कि उसमें सूक्ष्मजीव उत्पन्न नहीं होगा। उसमें हम लोग चीनी का भी उपयोग करते हैं। देखिए जेली बनाते हैं, जैसे आंवला का जेली हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? हम लोग चीनी का घोल डालते हैं तो उससे सूक्ष्मजीव उत्पन्न नहीं होता है। तो ये तीनों का ही उपयोग हम लोग करते हैं सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें सभी, यानी कि इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। 8वां सवाल है, लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? लेग्यूम पौधा किसको कहते हैं? जितने भी फलीदार पौधे होते हैं, फलीदार पौधे, है ना, उसमें लेग्यूम, जो उसके जड़ में लेग्यूम पाया जाता है। और उसमें क्या है कि राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो इस तरह से क्या होगा? लेग्यूम पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो राइजोबियम, इसका ए सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 9वां सवाल है कि भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से होता है? मतलब भिंडी की पीत रोग जो होता है वो किस सूक्ष्म जीव से होता है? जीवाणु से, कवक से, शैवाल से या विषाणु से? यहाँ पर तो शैवाल होगा ही नहीं, क्योंकि शैवाल पानी में पाया जाता है। कवक होगा या जीवाणु होगा या विषाणु होगा? तो इनमें कौन होगा? आपका सही ऑप्शन होगा विषाणु। ठीक है, इसका सही ऑप्शन डी होगा। अगला है सवाल 10वां सवाल कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु के निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत लेपन। ठीक है, ये विद्युत लेपन क्या? जैसे मान लीजिए कि चांदी पर हमको सोना का परत चढ़ाना है, तो चांदी पर सोना का परत, चांदी भी एक धातु है यानी किसी पदार्थ हो गया, उस पर सोना भी एक धातु है जिसका परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया यानी परत चढ़ाने की प्रक्रिया करना है, तो उसी को कहते हैं विद्युत लेपन हम लोग। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 11वां सवाल है कि कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? कौन सा घोल विद्युत का कुचालक? विद्युत का कुचालक मतलब उससे करंट प्रवाहित नहीं होगा। तो नींबू के रस से करंट प्रवाहित हो जाता है, तो ये विद्युत का सुचालक है। नल का पानी विद्युत का सुचालक है, क्योंकि पानी में करंट आता है, हम लोग जानते हैं नल का पानी में। सिरका भी विद्युत का कुचालक है। ठीक है। आसुत जल, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आसुत जल, ये विद्युत का कुचालक है, इसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है आसुत जल में। ठीक है। 12वां सवाल है विद्युत अपघटन क्या उपयोग है? विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? ठीक है, तो यहाँ पर सवाल है विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? क्या होगा? धातुओं के निष्कर्षण में, कि धातुओं के शुद्धिकरण में, कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, या सभी में? तो आप जानते हैं धातु के अपघटन विद्युत के निष्कर्षण में भी करते हैं, धातुओं के शुद्धिकरण में भी करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी करते हैं। मतलब इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो 12वां का सही ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल है 13वां, निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? अलैंगिक विधि कौन जीवों की अलैंगिक विधि? आप देखेंगे यहाँ पर तो निषेचन, कायांतरकुलन या गर्भधारण। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? निम्न में से कौन जीवों के अलैंगिक जनन? यहाँ पर सवाल गलत है, ये सवाल जो दिया हुआ है ये गलत सवाल है, अलैंगिक नहीं है, यहाँ पर लैंगिक होगा। ठीक है ना, इसको काट करके हम लोग क्या बना देंगे? लैंगिक। ठीक है, ये लैंगिक जनन क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन, ये निषेचन में होगा। ठीक है, निषेचन होता है लैंगिक जनन के फलस्वरूप, क्योंकि अलैंगिक में ये दोनों होगा और ये ऑप्शन है नहीं, तो निषेचन होगा, यानी लैंगिक जनन निषेचन होगा। ठीक है। 14वां सवाल, वाह्य निषेचन किस में होता है? वाह्य निषेचन मतलब बाहर में निषेचन होता है, युग्मनज बाहर में मिलते हैं और निषेचन होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वाह्य निषेचन। ये मछली में भी होता है,
स्टार फिश एक मछली ही है, उसमें भी होगा। मेढक में होगा, मेढक भी अपना जो अंडा देता है वो पानी में देता है, मछली भी पानी में देता है। मतलब ये तीनों होगा, मतलब इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? निषेचन किसको कहते हैं हम लोग जानते ही हैं। निषेचन में क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं और निषेचन होता है। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? दो सतह पर संपर्क के कारण, माने सतह पर संपर्क हो रहा है तो वो कौन सा बल लगता है? पेशीय बल होता है या चुंबकीय बल होता है या घर्षण बल होता है या गुरुत्व बल? तो आप जानते हैं पेशीय बल, जब कोई भी मनुष्य के शरीर द्वारा जो बल लगता है उसको पेशीय बल कहते हैं। चुंबक द्वारा जो बल लगता है चुंबकीय बल कहते हैं। और कोई वस्तु में आपस में बल लगता है, दो वस्तु का आपस में बल लगता है तो उसको घर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्व बल किसको कहते हैं? तो पृथ्वी द्वारा आपस में पृथ्वी द्वारा जो खिंचाव बल होता है उसको गुरुत्व बल कहते हैं। तो दो वस्तु के बीच जो घर्षण बल लग रहा है उसको घर्षण बल कर रहे हैं, वही दो सतहों के बीच का बल है। यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 17वां सवाल देखते हैं। 17वां, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को हम लोग दाब कहते हैं। ये तो इसका दाब का ये परिभाषा ही है। दाब किसको कहते हैं? तो एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को दाब कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा ही इसका है। आयतन किसी भी जैसे कोई बर्तन में हम लोग कितना पानी रखते हैं, कितना हवा है, उसका वो आयतन कहलाता है। ऊर्जा बल के कितना बल लगा पा रहे हैं हम, उसको ऊर्जा कहते हैं। द्रव्यमान ये वजन होता है। 18वां सवाल, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? संपर्कित बल, चलिए देखते हैं। पेशीय बल या चुंबकीय बल या स्थिर विद्युत बल या गुरुत्व बल, कौन सा पेशीय बल है? संपर्कित बल है। तो संपर्कित बल जब तक संपर्क में आकर के बल नहीं लगेगा, दो वस्तु के बीच में संपर्क नहीं आएगा, तब तक उसको संपर्कित बल नहीं कहेंगे। जैसे चुंबकीय बल, दो चुंबक एक दूसरे को खींच रहा है तो वो चुंबकीय बल हो गया, तो इसमें तो कोई संपर्क नहीं आया। स्थिर विद्युत बल, ये विद्युत के यानी कि इलेक्ट्रिक के कारण बल लगता है तो स्थिर विद्युत बल कहते हैं। इसमें भी कोई संपर्क का मतलब नहीं है। गुरुत्व बल मतलब पृथ्वी खींच रहा है कोई वस्तु को, तो वो पृथ्वी को खींचना है, मतलब वहाँ संपर्क की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये तीनों संपर्कित बल नहीं है। ठीक है, ये तीनों संपर्कित बल नहीं है। पेशीय बल संपर्कित बल है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, 19वां सवाल है, सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न होता है? सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो आप देख रहे हैं सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा उष्मा भी उत्पन्न होगा, क्योंकि हमको हीट मिलता है सूर्य से, प्रकाश भी मिलता है हमको सूर्य से। ये नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा ही हो रहा है। यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों, सी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? जीवाश्म ईंधन जो जीव के मरने के बाद, यानी जीव को पृथ्वी के अंदर जाता है जीव कोई और वो मर जाता है, उसका ईंधन बन जाता है। मतलब सड़ने गलने से जो ईंधन बनता है उसको जीवाश्म ईंधन कहेंगे। तो वो कोयला, इसका जीवाश्म ईंधन कोयला भी होगा, इसका लकड़ी भी जीवाश्म ईंधन होगा, ये पेट्रोल भी जीवाश्म ईंधन होगा। यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस। ठीक है, सही ऑप्शन प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो आप देख रहे हैं दहन के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो दहनशील होना चाहिए उस पदार्थ को, ये भी आवश्यक है। ज्वलन ताप होना चाहिए उसका, ये भी आवश्यक है। और दहन के लिए ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा, हवा में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भी दहन नहीं होगा, कोई भी पदार्थ नहीं जल पाएगा। यानी कि ये तीनों ऑप्शन होना चाहिए सही। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन पर परिपक्वता आती है, तो उसको क्या कहते हैं? है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बाल्यावस्था कहेंगे या युवावस्था कहेंगे या किशोरावस्था कहेंगे या वृद्धावस्था कहेंगे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, अगला, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? है यहाँ पर ऑप्शन है थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन,
टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन। तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पर होगा एड्रेनेलिन। ठीक। 24 सवाल है कि बच्चे के लिंग निर्धारण में कौन उत्तरदायी हैं। बच्चे के लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, ये सवाल है। माता द्वारा या पिता द्वारा या दोनों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा लिंग निर्धारण बच्चे की होती है वो पिता के गुणसूत्र द्वारा होता है। माता के गुणसूत्र से नहीं होता है, पिता के गुणसूत्र से होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल है यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है ना, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण हम लोग पढ़े हैं उस पाठ में, तो देखे होंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये परावर्तन का नियम भी है। परावर्तन के नियम में पहला जो नियम है वो है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो इसका नियम है वो है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये बराबर होगा, यानी कि 30 डिग्री आपतन कोण है तो 30 डिग्री परावर्तन कोण भी होगा। सी सही ऑप्शन होगा। 26वां सवाल क्या है उसको देखते हैं। 26वां सवाल है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। हम लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। ठीक है, तो काल्पनिक यहाँ पर कौन ऑप्शन है, देखिए आभासी लिखा हुआ है, वास्तविक लिखा हुआ है, धुंधला लिखा हुआ है और कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आभासी। आभासी मतलब काल्पनिक। ठीक है, 27वां सवाल है कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी देख सकता है, दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तु को भी देख सकता में होता है। तो सही ऑप्शन होगा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का काम क्या है कि कुछ भी जो तिरछे भी ऐसे जा करके और कोई भी चीज को हम लोग देख लेते हैं। ऐसे हम लोग का जो लाइटिंग है वो सीधा रेखा में गमन करता है, लेकिन ये तिरछा भी घूम करके दिखा देता है पेरिस्कोप। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेरिस्कोप हो जाएगा। 28वां सवाल क्या है कि काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है। कोई फसल कटता है तो उससे हम लोग दाना जो अलग करते हैं उसको क्या कहते हैं, निराई कहते हैं, कोसाई कहते हैं, कटाई कहते हैं या थ्रेसिंग कहते हैं। हम लोग किसके माध्यम से दाना को अलग करते हैं, तो हम लोग थ्रेसिंग के माध्यम से दाना को अलग करते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखते हैं, अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए, कितना नमी होनी चाहिए अनाज में, तब हम उसको भंडारण कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 14% से कम। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 14% से कम। इस पाठ में हम लोग पढ़े थे। अगला सवाल है कि किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है। किसानों का मित्र हम लोग किसको कहते हैं, सांप को या हाथी को या चूहा को या केंचुआ को। तो किसान का मित्र क्यों कहेंगे, जब हम उससे कुछ फायदा हमको मिलेगा तब हम उसको किसान का मित्र बोलेंगे। तो सांप से हमको कोई फायदा नहीं होता है हानि के सिवा। हाथी किसान का मित्र नहीं हो सकता है, ये तो उद्योगों व्यापारियों का मित्र हो सकता है लेकिन किसान का नहीं हो सकता है। चूहा तो किसान का शत्रु ही है। केंचुआ से हमारा क्या होता है, पैदावार बढ़ता है। अगर जमीन में केंचुआ है, धरती में केंचुआ है तो हम उसको पोला बनता है, खेत को पोला बनाता है और उससे हमारा जो भूमि है, जो हमारा खेत है वो उपजाऊ बनता है। तो किसानों का मित्र कौन होगा, केंचुआ होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है। इसका सही ऑप्शन है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 5000 नहीं होगा, 15,000 भी नहीं होगा, 25,000 भी नहीं, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 32वां सवाल है कि निम्न में कौन प्राकृतिक उपग्रह, जैसे सूर्य तो उपग्रह है ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। ध्रुव तारा भी उपग्रह नहीं है, ये तो तारा है। आर्यभट्ट एक कृत्रिम उपग्रह है, तो प्राकृतिक उपग्रह कौन है, चंद्रमा। ठीक है, अगला सवाल है किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है, तो आप इसको याद किए होंगे तो आपको याद होगा बृहस्पति सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है और इसका द्रव्यमान भी सबसे अधिक है। ठीक है, 34वां सवाल है कि घर्षण हमेशा हानिकारक होता है या लाभदायक होता है। घर्षण हमेशा हानिकारक नहीं होता है,
घर्षण हमको फायदा भी पहुंचाता है और हानि भी पहुंचाता है हमको, और क्योंकि लाभदायक तो है ही लेकिन हानि भी पहुंचाए, दोनों ऑप्शन सही होगा। फिर हमारा दोनों ऑप्शन का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगला ऑप्शन है हमारे पास कि आरोपित बल के दिशा में कार्य करता है घर्षण बल। नहीं, घर्षण तो आरोपित बल के विरोध काम करता है, मतलब इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी इसका सही ऑप्शन होगा। 35वां सवाल है, घर्षण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, पृष्ठ की प्रकृति पर या वस्तु के भार पर या दोनों पर या किसी पर नहीं। तो घर्षण निर्भर करता है दोनों पर, पृष्ठ की प्रकृति कैसा है उस पर भी निर्भर करता है, वस्तु के भार कितना है उस पर भी निर्भर करता है, कि भार ज़्यादा रहेगा तो घर्षण कम लगेगा, ठीक है, घर्षण अधिक हो जाएगा। तो यानी ये दोनों पर निर्भर करता है, ये इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। 36वां सवाल है, घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में कौन है। घर्षण बढ़ाने का तरीका, बढ़ने का नहीं, घर्षण बढ़ाने का तरीका कौन है। तो स्नेह के द्वारा घर्षण बढ़ाते हैं, या बॉल बेरिंग द्वारा घर्षण बढ़ाते हैं, या सतह को रुखड़ा करके घर्षण बढ़ाते हैं, या कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि स्नेह के द्वारा घर्षण बल को हम लोग कम करते हैं, बॉल बेरिंग लगाते हैं तो उसके द्वारा भी हम लोग का घर्षण बल कम होता है। स्नेह क्या चीज़ होता है, ये जैसे हम लोग मोबिल डालते हैं बेरिंग में या तेल डालते हैं तो उसको हम लोग स्नेहक कह सकते हैं, यही स्नेहक है। तो ये दोनों द्वारा घर्षण बल कम होता है, घर्षण बल अधिक कौन होता है, बढ़ाने का तरीका तो सतह को रुखड़ा करके, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा इसका। 17वां सवाल है कि इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा किसको कहते हैं, जो संश्लेषण द्वारा रेशा बनता है उसको संश्लेषित रेशा कहते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं ये सूती नहीं होगा, क्योंकि सूती कपड़ा फैक्ट्री में तैयार होता है, रेशमी कपड़ा भी तैयार होता है, ऊन भी तैयार होता है। संश्लेषित रेशा कौन है, ये नायलॉन है, जिसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 38वां सवाल है कि निम्न में कौन 4R नहीं है। 4R क्या होता है, 4R हम लोग जानते हैं इसका रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिमूव, ये 4R का सिस्टम 4R है, जिसमें क्या है कि प्लास्टिक का कोई भी सामान हम लोग नहीं यूज करें, प्लास्टिक के सामान को यूज करने का 4R सिस्टम बनाया गया है, जिसमें रिड्यूस मतलब प्लास्टिक का उपयोग कम करें, रिड्यूस का मतलब क्या है कि प्लास्टिक का उपयोग कम करें, रीयूज मतलब प्लास्टिक का हम लोग पुनः उपयोग करें, पुनः उपयोग, रिसाइकिल मतलब पुनः चक्रित करना, और रिमूव नहीं होता है, ठीक है, रिमूव नहीं होता है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिमूव। ये 4R में नहीं है, तो ये 4R में इसके जगह पर कौन है, तो होता है रिकवर, इसके जगह पर है रिकवर, ठीक है, ये रिकवर, रिकवर मतलब क्या, पुनः प्राप्त करना। अगला सवाल है, इनमें कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है। 39वां सवाल है कि इनमें कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है, रेयान या पॉलिस्टर या नायलॉन या जूट। तो जूट के बोरा हम लोग जानते हैं कि जूट के बोरा तो जल जाता है, ये नहीं होगा, ठीक है। पॉलिस्टर, रेयन और नायलॉन, इसमें हमको चुनना है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नायलॉन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नायलॉन। ये जलता ही नहीं है ना, पिघलता है, प्लास्टिक जैसा होता है, ठीक है। 40वां सवाल है कि आवृत्ति का मात्रक क्या है। आवृत्ति का मात्रक हम लोग याद किए हैं, आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो हर्ट्ज है, एच जेड, इसको हर्ट्ज बोलते हैं, आवृत्ति का मात्रक है, ठीक है। 41वां सवाल है, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, ठीक है, एक कंपन में लगे समय को हम लोग क्या कहते हैं, तो आवर्त काल कहते हैं, इसको याद भी रखेंगे हम लोग, एक कंपन में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, ध्वनि संचरित हो सकती है, कहाँ ध्वनि संचरित संचरित होना मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह किस माध्यम से जाता है, केवल ठोस से या केवल द्रव से या केवल वायु से या ठोस द्रव गैस तीनों से, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ठोस में भी ध्वनि जा सकता है, द्रव में यानी पानी वगैरह में भी जा सकता है, वायु गैस इसमें भी जा सकता है, मतलब इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ठोस द्रव और गैस तीनों से, ठीक है, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, प्रक्रिया को क्या कहते हैं।
संपर्कन, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भू संपर्कन। तड़ित नहीं होगा, प्रतिकर्षण या कोई नहीं, इसमें नहीं होगा, भू संपर्कन हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। ठीक है। अगला सवाल है, भूकंप की शक्ति की परिमाण कैसे मापा जाता है? मतलब भूकंप को कैसे हम लोग मापते हैं? जिसका हम लोग भूकंप को मापने का जो हमारे पास यंत्र है उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ द्वारा। ठीक है। 45 से सवाल कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? हम लोग जानते हैं आवेश दो प्रकार के, ऋण आवेश और धन आवेश। तो ये होता है दो प्रकार के। ठीक है। अगला सवाल है 46 कि वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? सूक्ष्म ठोस तरल कण के बादल, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग जानते हैं, उसको हम लोग एरोसोल कहते हैं। एरोसोल, धुआं, वाष्प, फ्लोरोकार्बन, ये सब कुछ नहीं, एरोसोल कहते हैं ना। 47 सवाल है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 21%। हम लोग जानते हैं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अगला सवाल है, वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? मतलब फिर से वन को लगाना, इसका स्थायी हल है पुनर्वनरोपण। पुनर्वन रोपण, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुनर्वन रोपण। 39वां सवाल देखते हैं, काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना, तो हम लोग जानते हैं काला सोना किसको कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। कोयला, लोहा, चुंबक, ये सब को नहीं, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो कौन है? जैसे जल प्राकृतिक संसाधन है, हवा प्राकृतिक संसाधन है, सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक संसाधन है, कपड़ा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कपड़ा। इस तरह से हम लोग देखें कि जैक द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया है क्लास 8 के लिए, विज्ञान के लिए, उसमें 50 क्वेश्चन पूरा आ रहा है, जिसका 1 घंटा समय दिया जाएगा। इसके लिए OMR शीट पर इसका एग्जाम होगा और OMR शीट पर 50 क्वेश्चन का एग्जाम होना है। उसका सारा क्वेश्चन अभी हम लोग सोल्व किए। इसी तरह के और हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आज का क्वेश्चन इतना ही, आप इसको याद कर लेंगे पूरा, है ना। इसका हम लोग एक PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिसको आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको याद कीजिएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि कैसे इसमें बनाया गया है। इसको हम विस्तार से बताए हैं और आपको याद भी हो जाएगा। ये 50 क्वेश्चन में कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो अवश्य ही आएंगे एग्जाम में। तो आप इसको देखिएगा। धन्यवाद।